यहाँ उपस्थित हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी, अध्यक्ष अडानी ग्रुप गौतम अडानी जी, अध्यक्ष वेदांता समूह अनिल अग्रवाल जी, सुधीर मेहता जी, सीके बिरला जी, एच.एम. बांगड़ साहब, चंद्र नील बैनर्जी, अजय श्री राम जी, बी संतानम जी, अरविंद मायाराम जी, उषा शर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी, वीनू गुप्ता जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कुलदीप रांका जी, और मेरे तमाम कैबिनेट के मंत्रीगण, विधायकगण और जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं, अधिकारीगण, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से जितने हमारे मेहमान आए हैं, डेलीगेट आए हैं, लगभग 3000, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये राजस्थान इन्वेस्ट का आयोजन लंबे अरसे से चर्चा में था। मुझे खुशी है कि आज हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं हमारे साथियों को एक के बाद एक। गर्व होता है प्रदेश पे भी और देश पे भी। आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लंबा सफर तय करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जिस रूप में आप बैठे हुए हैं और ये आयोजन हो रहा है, मेरे ख्याल से जब आज़ाद हुआ मुल्क तब हालात दूसरे थे। राजस्थान जैसे प्रदेश में 13 मेगावाट बिजली थी। लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है। राजा महाराजाओं के महलों में बिजली टमटमाती थी, खाली वो जनरेटर थी। आप कल्पना कीजिए हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। इसका घर पूरे देश को है, होना भी चाहिए। पानी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, बिजली में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। 13 मेगावाट से आज 23,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन राजस्थान हो रहा है। शिक्षा क्या थी कोई सोच नहीं सकता। अब जाल बिछ रहा है। जब मैं 24 साल पहले था मुख्यमंत्री पहली बार, तो 6 विश्वविद्यालय थे। आज 89 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर, 89 विश्वविद्यालय। अभी मैंने 3 साल में 210 कॉलेज खोले, उसमें 91 गर्ल्स कॉलेज है। और मैंने कहा कि जहाँ 500 गर्ल्स मिल जाएगी वहाँ हम लोग कॉलेज खोल देंगे। आज लड़कों से ज़्यादा लड़के पढ़े राजस्थान के अंदर। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, जिसका जिक्र किया गया, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। सरकार कुछ आगे आकर के शिक्षा को प्रोत्साहन दे रही है। विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, अनुपति के अंतर्गत कोचिंग फ्री बच्चों को, और साथ में अभी 200 छात्रों को। दुनिया के किसी मुल्क में जाएंगे बच्चे, उनका पूरा खर्चा पड़ेगा, सरकार उठाएगी। ये मैंने घोषणा करी है बजट के अंदर। और मेरे ख्याल 160 बच्चे जा चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमने अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है देश के अंदर, और ये आयोजन भी हो रहा है, हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। सड़कें शानदार राजस्थान के अंदर,
इन्वेस्टर के लिए सोचने की बात है कि चाहे लेबर अनरेस्ट हो या नहीं मिलेगी आपको। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ ज़्यादा अच्छी है। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स का जाल बिछ गया है। तो एक इन्वेस्टर को जो सुविधाएं चाहिए, जिससे आपने देखा अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने फिल्म के माध्यम से भी और अपने स्पीच के अंदर बताया आपको कि सब तरह से हमारी जो पॉलिसीज है किसी भी तरह की, वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी बन रही है। और कस्टमाइज पैकेज अलग मिल रहे हैं। पॉलिसी में हमेशा राजस्थान ने ये प्रयास किया है कि कैसे इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो। चाहे विंड जब आया था पहली बार, मुझे याद है 3-4 मेगावाट से मैंने उसका शिलान्यास किया था जैसलमेर के अंदर। मुझे तांती जो अभी हाल ही में उनका स्वर्गवास हो गया है, बहुत दुखद घटना थी, सुडलोन कंपनी से। फिर 4,500 मेगावाट तक हमने विंड एनर्जी पैदा करी। गौतम अडानी जी कह रहे थे जिस प्रकार से हमने सोलर को प्रमोट किया है, और सोलर को प्रमोट करने से आज 10,000 मेगावाट से अधिक बिजली सोलर से बन रही है। तो जो स्कीम, जो पॉलिसी सरकार ने रखी है, मैं समझता हूं कि उसके कारण से इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बना राजस्थान के अंदर। और उसी रूप में हम लोग चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर भी, कोरोना आ गया था, बहुत स्थिति ऐसी बन गई थी, पर मुझे खुशी है कि कोरोना के बाद में भी जो माहौल बना है आर्थिक क्षेत्र में, वो वापस रिकवर बहुत जल्दी हुआ है, क्योंकि हमने कुछ फैसले भी किए। हमने उद्योगों को सहारा दिया, वैट में, ट्रांसपोर्ट में, एक्साइज में, स्टाम्प ड्यूटी में, होटल्स हैं, ट्रेवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर हैं, इन सबको महसूस करवाया कि इस संकट की घड़ी में इंडस्ट्री के साथ में, व्यापार के साथ में, टूरिज्म के सेक्टर के अंदर, जैसा भी हमने टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया और लागू भी कर दिया। कल मैं कह रहा था कि मैं 35 साल पहले मंत्री खुद था टूरिज्म और सिविल एविएशन का, इंदिरा जी और राजीव गांधी जी के साथ में। तो मेरा सपना था कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। घोषणाएं हुई, और जो वास्तव में छूट मिलनी चाहिए वो लागू कभी नहीं हुई। संयुक्त लिखा था मेरे हाथ का, इसलिए हमने इस साल के बजट में हमने टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। और पूरा इंडस्ट्री जो टूरिज्म की है, वो तमाम इस बात को देकर बहुत ही प्रभावित है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि राजस्थान में सीआईए का जो साथ में सहयोग रहा, हमारे साथ में माहौल बनाने में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल में हुई। सहयोग से सीआईए और राजस्थान सरकार का पिछले 25-30 साल से मैं समझता हूँ कि अच्छे संबंध रहे हैं। मैं भी बहुत प्रभावित हूँ। कल मैं गया था सीआईए के काउंसिल की मीटिंग के अंदर, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि जिस प्रकार का माहौल मैंने देखा वहाँ, उन्हें जज्बा है काम करने का सरकार के साथ मिल के। और ये भी एक शुरुआत हुई 91-92 के अंदर, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे नरसिंह राव जी के वक्त में। और जिस प्रकार से कोई जमाना था लाइसेंस, कोटा परमिट का, उदारीकरण का माहौल जो बनने लगा, बनाया गया, फैसले किए गए, उसके बाद में अब ये ऐसी संस्थाएं जो पहले सबकी निगाह से देखती थी सरकारों को, और सरकारें
सबकी निगाह देखती थी संस्थाओं को, अब आपस में समन्वय के साथ में काम शुरू हुआ है देश के अंदर। उसका इम्पैक्ट है, मिलके काम कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है तो कई नई बातें सीखने को मिलती है। इस माहौल में हम लोग चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान उदाहरण है। CII और स्टेट गवर्नमेंट, पिछली बार सरकार थी तब भी इसी प्रकार का माहौल था CII के साथ में। हमारी सरकार उसके पहले थी तब भी CII का समर्थन पूरा साथ रहा। तो एक नई शुरुआत जो हुई है, और राजस्थान में भी हम लोगों ने जिस रूप में पिछले 3 साल में काम किए हैं, तो आपको जान के खुशी होगी, उसके कारण से 3 लाख करोड़ की जो स्टेट GDP है उसमें बढ़ोतरी हुई। एक प्रतीक है कि वो विकास का प्रतीक है राजस्थान के अंदर। 3 साल में कोरोना के बावजूद भी आप सबके सहयोग से जो 3 लाख करोड़ की GDP बढ़ी है, और टोटल GDP का आकार अब जो है 12 लाख करोड़ हो गया है राजस्थान के अंदर। ये प्रतीक है कि विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा है राजस्थान के अंदर, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। ये तमाम पैरामीटर बताते हैं कि राजस्थान सरकार की जो नीतियां हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, व्यापार के लिए, विकास के लिए, चाहे वो कोई सेक्टर हो, हम सही दिशा में जा रहे हैं। इसलिए इंडिकेटर हमारे सामने आए हैं। इसके अलावा हम लोग जो है कुछ बड़े फैसले भी हमने किए हैं। एक तो रिको की जो आज 50 साल रिको को बने हुए, उसका अपने एक स्थान है देश के अंदर। मैं समझता हूँ कि रिको की उपलब्धियां 50 साल में कम नहीं हुई है राजस्थान के अंदर, और वो आज देश के अग्रणी औद्योगिक संस्थानों में है। 390 तो खोल दिए, सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर रिको की इकाइयां बन गई है, क्षेत्र बन गया औद्योगिक, और 147 में बनने जा रहे हैं। मतलब आप कल्पना कीजिए, राजस्थान के हर SDO हेडक्वार्टर पर, उपखंड क्षेत्र पर औद्योगिक इकाइयां बन रही है। तो आप सोच सकते हो कि वहां के इस तरह लोगों को, चाहे MSME के हों चाहे अन्य उद्योग हों, उनको एक सुविधा मिल रही है। इसके साथ में हमने जयपुर में फिनटेक पार्क विकसित किया जा रहा, वहां पर जिस सभी सेक्टर का और विकास हो सके। साथ में जोधपुर के अंदर राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट बन रहा है 600 करोड़ की लागत से, जिसे क्वालिटी एजुकेशन भी वहां मिल सके, ये हमारा प्रयास है। युवाओं के लिए, सभी सेक्टर के लिए MSME स्टार्टअप को सस्ती दरों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज उपलब्ध कराने के लिए जयपुर, जोधपुर, कोटा में 200 करोड़ की लागत से नॉलेज इनोवेशन हब की स्थापना की जा रही है। सीतापुर में अभी वो काम भी जल्दी शुरू होगा, जयपुर के अंदर भी। और भिवाड़ी, बोरानाड़ा, जोधपुर में 250 करोड़ की लागत से मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित करने का मैंने घोषणा की थी बजट के अंदर। EPR बन रही है इन सबकी। एक नए रूप में सरकार सामने आ रही है हेल्प करने के लिए इंडस्ट्रीज को, उद्यमियों को। ये जो पैसे बन रहे हैं आपके मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इसमें IT, रेडीमेड, गारमेंट, ज्वेलरी, सर्विस सेक्टर इकाइयों को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज की स्थापना करने में सहयोग मिलेगा। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जिस रूप में सरकार बनते ही हमने MSME एस्टेब्लिशमेंट और फैसिलिटेशन एक्ट 19 से पास किया था, 2019 में पास किया था। उसे 3 साल तक सरकारी स्तर पर कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं रखी गई थी। शायद आपको मालूम होगा, अब 3 साल से हमने 5 साल कर दिया है। 5 साल से कोई भी सरकारी
परमिशन की आवश्यकता नहीं रहेगी एमएसएमई इकाइयों को, और एक्ट बना के ये किया जा रहा है। इसके माध्यम से मैं समझता हूं कि सिंगल विंडो सिस्टम हो, चाहे वो अनुमति एक साथ मिल जाए, ये सिंगल स्टॉप शॉप की बात की गई है। हालांकि मुझे अभी भी, मैंने कहा है हमारे अधिकारियों को, एचईएस इंडस्ट्री को भी, इसमें और गुंजाइश है और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें इंडस्ट्री से आकर के, इसकी जरूरत है। क्योंकि लंबे समय से शिकायत मिलती थी आज़ादी के बाद से कि जब जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो हमें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी कुछ कमी हुई है, काफ़ी हमने फैसले किए जिससे कि और फायदा मिला। इसको और हम लोग चाहेंगे कि कैसे ठीक करें। वैसे बहुत सारे हमने फैसले किए, अभी वक्त नहीं है कि मैं उन फैसलों की तरफ आपका ब्रीफ करूं, पर मैं इतना कह सकता हूं कि कई कामों के अंदर राजस्थान एक मॉडल बन रहा है देश के अंदर, और वो ही हमारे लिए एक शुभ संकेत है। और जो अभी करीब लगभग 11 लाख करोड़ के जो एमओयू साइन आपने किए हैं, ये पहला है अवसर जब अधिवेशन के दरमियान में कोई एमओयू साइन नहीं हो रहे हैं। पहले काम एडवांस में कर दिया गया कम्प्लीटेड एंड डिलीवर्ड थीम के साथ में, पहले ही आप ये काम करें जिससे सरकार अपना काम करने लग जाए। 11 लाख करोड़ के मैं समझता हूं कि एमओयू एलओई कब स्थगित होना या करार होना, मैं समझता हूँ बहुत शुभ संकेत है। और वास्तव में अगर ये लागू हो जाते हैं, जो कि संभव नहीं होता है फ्रेंकली स्पीकिंग, गौतम भाई बैठे हैं, गुजरात के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत गुजरात वाइब्रेंट किए थे, और मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं एक्चुअल में, पर जो सुनते थे 15, 20, 25% समझ रहा, हो सकता है ज्यादा कम हो। हम कोशिश करेंगे, एडवांस में हमने काम किया है तो क्यों नहीं हम लोग कोशिश करेंगे उसे आगे बढ़े। डिपेंड करता है कि स्थिति क्या रहती है। कई बार मंदी के दौर चलते रहते हैं दुनिया के अंदर। मुझे खुशी है कि मनमोहन सिंह के वक्त में भी मंदी का दौर आया था, पर असर कम पड़ा देश के अंदर। अब भी ऐसे फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। कई बार तो यूक्रेन में युद्ध हो गया, उसका असर पड़ जाता है देश के अंदर। ये तमाम बातें चलती है, पर मैं समझता हूं कि जो गुजरात की बात भी कर रहे थे गौतम भाई, गुजराती तो देखिए आजादी के पहले से ही बहुत सक्षम रहे हैं। आपके वहाँ तो टेक्सटाइल उद्योग और क्या क्या इंडस्ट्री, औद्योगिकरण जो मैं समझता हूँ कि आजादी के पहले से ही गुजरात में बहुत ज्यादा रहा है। गुजरातियों का माइंड ही व्यापारिक माइंड रहा है शुरू से ही, और इसीलिए सक्षम राज्य रहा है। आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, ज्यादा गुजरात समझ लीजिए, हमेशा रहा है। और कई बड़े बड़े उद्योगपति उस जमाने में भी, मैं पूछा था भी गौतम भाई, विक्रम सारा भाई से लगा के लालजी भाई, कई लोग रहे हैं। बाद में धीरूभाई अंबानी आ गए, अब गौतम भाई आ गए। तो गुजरात का अपना एक और अलग रहा है। और गौतम अडानी जी, मैं कहना चाहूंगा राजस्थान की बात, जहाँ अकाल सूखे पड़ते रहे हैं आजादी के पहले से, सदियों से, उस प्रदेश के अंदर अकाल सूखे पड़ते रहते थे। माइग्रेशन होता था यहाँ से। पशुओं का पानी की व्यवस्था करो, रोजगार की व्यवस्था करो मनुष्यों के लिए, चारे का प्रबंधन करो, क्या क्या नहीं होता था, मैंने बचपन से देखा है। पर ये बात तो मैं समझता हूं कि ये हमारे राजस्थान के लोगों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए गौतम भाई, कि आपके यहाँ तो प्रारंभ में ही ऐसा माहौल था। आज तो गौतम अडानी का नाम सुनते हैं कि दुनिया के 2 अमीर लोगों में आ गया है। ये तो आपका बधाई के पात्र है आप। पर हम जो है, हम अकाल और सूखे की धरती थी, तभी देश को बहुत कुछ देने का प्रयास किया। घनश्याम दास बिरला जी
गांधी जी के सबसे विश्वास पात्रों में थे। जमनालाल बजाज, जिन्होंने सेवाग्राम आश्रम बनाया गांधी जी के लिए, राजस्थान के शेखावटी से, सभी शेखावटी के लोग थे। जितने बड़े बड़े घराने हुए हैं देश के अंदर, चाहे वो बिरला हो, बांगड़ हो, पोद्दार हो, गोयनका हो, सिंघानिया हो, अग्रवाल हो, कितने घराने हुए हैं, सब राजस्थान के शेखावटी से गए हैं। अकाल सूखे का मुकाबला करने के लिए गए, तकलीफ में गए थे। कहावते हैं साहब, एक थाली याद गए थे और पूरे देश की इकोनॉमी को उस वक्त भी उन्होंने स्मृत किया, और आज भी ये घराने देश के अंदर छाए हुए हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोग हैं। तो कहां तो गुजरात, कहां राजस्थान, ये तो आप कंपेयर करोगे। इस प्रकार के हमारे लोगों ने सब कुछ किया है देश के लिए। और गांधी जी के वक्त में तो बजाज, जमनालाल जी तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर भी थे। आश्रम गांधी जी ने बनाया सेवाग्राम में, वर्धा के अंदर। उस वक्त की सोच अलग थी, वो जमाना अलग था। वो जमाना अब कहाँ रहा है, अब तो स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज ये मुबारक मौका, इसमें मैं समझता हूं कि ये बात तो हुई है, पर साथ में सम्मान जो हम राजस्थान रत्न से कर रहे हैं, उसके पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अनिल अग्रवाल बैठे हुए हैं, अब अभी अखबारों में चल रहा है काफी दिन से। उसके लिए धन्यवाद है। आपने सीपी जोशी जी के आग्रह को भी और मेरे आग्रह को स्वीकार करके आपने क्रिकेट, जो आजकल बहुत पॉपुलर है, स्टेडियम बनाने की जिम्मेदारी ले ली है। उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं राजस्थान प्रदेश वासियों की तरफ से। चौमू में आपने पढ़ाई करी, अब चौमू के नाम आते ताली बजती है कि आप कहां से उठ के कहां पहुंच गए हो। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप चर्चा में आए हुए हो, 1,60,000 करोड़ की आप इंडस्ट्री लगा रहे हो। सेमीकंडक्टर, अभी दुनिया के अंदर शायद आप लोगों को मालूम होगा, पिछले साल भर से, 1.5 साल से, कोरोना के बाद में, चाइना के डिस्टर्ब होने के बाद में, जो चिप होती है, वो चिप का ही खेल है। चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, और चाहे कारें हो, चिप नहीं है तो सब कारें बनी पड़ी हुई है। देश दुनिया के अंदर क्राइसिस है। उस क्राइसिस में अनिल अग्रवाल जी, जो यहाँ पर तेल निकाल रहे हैं राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान जिंक चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और ध्यान भी रख रहे हैं राजस्थान का, इसमें कोई दुराय नहीं। चिंता करते रहते हैं। राजस्थान में माइन से मिनरल की कमी नहीं है, उसका दोहन कैसे हो साइंटिफिक तरीके से, ये इनकी सोच रहती है। जब कभी आते राजस्थान में चिंता करते हैं। पर ये जो फैक्ट्री आपने तय किया है सेमीकंडक्टर के नाम से, जहाँ चिप बनेगी, लैपटॉप बनेंगे, उसकी ग्लास बनेगी, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और अभी महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है कि ये जो है अनिल अग्रवाल, इसको शिफ्ट क्यों कर रहे गुजरात के अंदर। मैं कहना चाहूंगा, अगर महाराष्ट्र की गुजरात की झगड़ा है, इसको राजस्थान शिफ्ट कर दीजिए आप, झगड़ा मिट जाएगा। राजस्थान आपका अपना है, राजस्थान आपका अपना है, राजस्थान रत्न से आप सम्मानित होने जा रहे हैं, तो इस झगड़े को मिटाइए आप। तो काफी अखबारबाजी हो चुकी है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। पर साथ में जो चिप की जो है क्राइसिस, उसको मिटाने में आप बहुत बड़ी भागीदारी निभाएंगे, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अब हमारे जो है, हमारी अपनी विभूति है, जिसमें यहाँ उपस्थित अनिल अग्रवाल रही है और एल मित्र आ नहीं पाए थे क्योंकि उनकी तबीयत कल रात को अचानक ही तकलीफ आ गई, तो उनका कल मैसेज आ गया था। पर साथ में अनिल अग्रवाल जी हो, चाहे हमारे RM लोढ़ा साहब हो, जो पहले राजस्थान के
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, सीजेआई बने थे। जोधपुर से वो दलवीर भंडारी जी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज हैं, और मालू साहब को आप जानते, वीणा के नाम से उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर राजस्थानी को, राजस्थानी कल्चर को पहुंचाया है लोकगीतों के माध्यम से भी। और शीनकाम निजाम जो अपना आप एक हस्ती है, बड़े शायर भी हैं, देश में दुनिया में जाते रहते हैं। तो सरकार ने तय किया है कि इन पांचों का जो है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, आप सबकी तरफ से, पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से। और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और मैं समझता हूं कि ये सम्मान जो है हमेशा सम्मान करके समाज खुद सम्मानित होता है, क्योंकि प्रेरणा मिलती नौजवानों को भी कि हम भी क्या जिंदगी में काम करें जिससे कि हम सम्मान के पात्र हो सके। और मेरा मानना है कि ये परंपरा सदियों पुरानी है। हमेशा समाज सेवकों का, महापुरुषों का, सीमा पर जो शहीद होते हैं उनका, उनकी मूर्ति लगती है, उनका सम्मान होता है। ये हमारी महान परंपरा, हमारी संस्कृति का अंग है। मुझे खुशी है कि आज इन 5 हस्तियों को सरकार ने सम्मानित करने का तय किया है। उनके पहले भी जब हमारी गवर्नमेंट थी तब हमने कुछ हस्तियों को सम्मानित किया था, पर सरकार बदलने के साथ साथ में कई बार फैसले बदल जाते हैं। अभी हमने इस बार ऐसा पक्का इंतजाम कर रहे हैं, सरकार किसी की भी आए पर फैसले कायम रहे। क्योंकि मुझे कई बार दुख भी होता है, रिफाइनरी को लेकर मैं बार बार बोलता रहता हूँ। रिफाइनरी 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो तेल निकालते हैं अनिल अग्रवाल जी रिफाइन करने का एचपीसीएल के साथ में, 5 साल डिले हो गया, सरकार बदल गई तो वो 40,000 करोड़ की रिफाइनरी 70,000 करोड़ की हो गई। 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार बदले, हमारी सरकार आती है, हम कोई पुरानी सरकार के फैसले को नहीं बदलते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। वसुंधरा जी के वक्त में ईआरसीपी की योजना बनी 13 जिलों के लिए पानी की, हम उनको चालू रख रहे हैं। आप सुनते होंगे, मुझे बार बार बोलता हूँ मैं प्रधानमंत्री के लिए, भाई आपने वादा किया था जयपुर में, अजमेर में राष्ट्रीय परियोजना बनाओ इसको। तो कई काम ऐसे हैं जो कि हमारी सरकार चली गई, काम रुक गए। हमने तय कर रखा है हमारी सरकार रहे, हम बदलेंगे नहीं बल्कि उनको आगे बढ़ाएंगे। ये मेरी सोच है। ये मुबारक मौका है। खाली एक स्कीम की बात मैं करना चाहूँगा। वैसे देखिए, स्कीम हमारी नवाचार हमने कर रखे देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी को भी हम लिखते रहते हैं कि भाई ये नवाचार आप पूरे देश में भी लागू करो। पर चिरंजी योजना जो बार बार देखिए चर्चा होती है, दुनिया को घूमते रहते हैं। गौतम भाई और अनिल जी, सीके बिरला साहब बैठे हैं, अजय श्रीराम जी बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए हैं, और बाकी हस्तियाँ बैठी हुई सारी। दुनिया को मालूम है कि दुनिया में सोशल सिक्योरिटी होती है, विकसित राष्ट्रों के अंदर भी। वक्त आ गया कि देश के अंदर भी हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी मिले। कोरोना के अंदर मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे गर्व इस बात का है, कॉन्फिडेंस है कोरोना के अनुभव से, कि राजस्थान सरकार कोई काम हाथ में लेगी जिसमें आज वाली इम्यूनिटी शामिल है, इन्वेस्ट राजस्थान भी, उसमें हम कामयाब होंगे। क्योंकि पूरे प्रदेशवासियों को सहयोग मिलता हम लोगों को। हमने तमाम राजनीतिक पार्टियों को साथ लिया कोरोना के अंदर, तमाम धर्म गुरुओं को साथ लिया, तमाम एनजीओ को एक्टिविस्ट के साथ लिया, और तमाम जनता से अपील करी कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे खुशी है उस माहौल के अंदर भीलवाड़ा मॉडल बन गया हमारा, शानदार फ्री इंतजाम हुए, इलाज हुए। एक व्यक्ति भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा यहाँ पर राजस्थान के अंदर। दवाएं फ्री रखी हम लोगों ने।
40,000 के इंजेक्शन फ्री थे। अब हमने जो स्कीम और आगे बढ़ाई है, पहले फ्री दवाएं थी, फ्री टेस्ट थे, अब हमने जो 10 लाख का बीमा किया है जो देश में कहीं नहीं है। प्रीमियम सरकार भर रही है, कुछ लोगों को छोड़ के, वो 850 रुपये लेते हैं उन लोगों से। पर उसके कारण से जो आज इस स्कीम की शोहरत बढ़ रही है देश के अंदर, 10 लाख का बीमा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है तो अलग से खर्चा उसका सरकार देगी। इसके मायने है कि अगर आप 10 लाख में 4 लाख खर्च आपके हो गए, 6 लाख बचे हुए हैं, वो 6 लाख बचे रहेंगे आपके परिवार के। अगर खुदा न खास्ता किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ रही है, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, या और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, 15-20 लाख रुपये खर्च होते हैं, उस परिवार को 15-20 लाख रुपये सरकार देगी, 6 लाख बचा के देगी, जिससे कि वो डिस्टर्ब नहीं हो और उसके इलाज संभव हो जाए। ऐसी स्कीम संभव कहीं नहीं होगी। इस स्कीम को हमने लागू किया राजस्थान के अंदर। MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, IPD OPD फ्री सरकारी अस्पतालों के अंदर, और साथ में 5 लाख का बीमा है ऑक्सीजन के नाम से भी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है आप जानते हो कि देश में करीब 2.5 लाख लोग मरते हैं पर ईयर ऑक्सीजन से। राजस्थान में करीब 10,000 से ज्यादा लोग मरते हैं। भगवान करे कोई ऑक्सीजन नहीं हो, पर हो जाते हैं। तो हमने प्रोविजन के स्कीम के अंदर जो 1,35,00,000 परिवारों को कवर किया हुआ अभी तक, करीब 80-90% तो हो चुके करीब, उसके अंदर 5 लाख का बीमा कर दिया है। अभी जब से स्कीम लागू हुई है लगभग 1,000 लोग मारे गए हैं। पानी बढ़ता बहुत भयंकर, उसमें कई लोग डूब जाते हैं। अभी परसों लोग डूब गए थे, 9 लोग। सबके घरों में 5 लाख रुपये पहुंचने लग गए हैं। तो चिरंजीवी हेल्थ योजना, और इसके साथ में हम लोगों ने हर परिवार में मुखिया रखा महिला को। महिला सशक्तिकरण के कारण से उन तमाम महिलाओं को, क्योंकि मैंने देखा अभी अनुभव किया कोरोना के अंदर कि ऑफलाइन पढ़ाई हो गरीबों के यहाँ तो वही हुई, क्योंकि उनके पास लैपटॉप नहीं था। ऑनलाइन पढ़ाई कहीं कहीं हुई। तो हमने तय किया 1,35,00,000 परिवारों की महिलाओं को, सबको स्मार्टफोन सरकार देगी। 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी उसके अंदर। ये हमने फैसला किया। इस प्रकार से एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल राजस्थान में बन चुका है। आने वाले वक्त में जो आप अभी देखेंगे, आज और कल के अंदर लिटरेचर मिला होगा, उसमें आप देखेंगे ऐसे ऐसे फैसले किए हैं कि मैं वक्त नहीं कि मैं उनको जिक्र करूं। आप खुद मानेंगे कि राजस्थान सरकार एग्रेसिव होकर के इंडस्ट्री को, टूरिज्म सेक्टर को, सबको सहयोग कर रही है। और उसी ढंग से हम उम्मीद करते हैं कि इस माहौल बनने के बाद में और ज़्यादा इन्वेस्टर या देश या दुनिया के यहाँ आएंगे। ये हमारी सोच है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं तमाम जो हमारे मेहमान आए हैं उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सब लोग बिजी रहते हैं बिजनेस के अंदर भी। आप लोग सब आए हैं डेलीगेट बन के। मुझे खुशी है कि आपने यहाँ आना मंजूर किया। एक नई शुरुआत हो रही है और मैं चाहूँगा आप सबके सहयोग से राजस्थान में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आए, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि समस्या भी देश में बेरोजगारी की और महंगाई की बहुत भयंकर है। हम चाहेंगे देश में शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के साथ बना रहे। ऐसे माहौल में ही कोई देश प्रगति करता है, प्रदेश प्रगति करता है या गांव प्रगति करता है। जहाँ शांति नहीं होती है, हिंसा होती है, तनाव होता है, वहाँ विकास रुक जाता है। ये हमारी सरकार की सोच है। इसको हम चाहते हैं कि ये भावना घर घर तक पहुंचे और उस भावना को हम लोग मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। यही बात कहता हूँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।